नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सीयूईटी पीजी यानी एमए हिंदी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें ज़रूरी हैं, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने दिनों में तैयारी की जा सकती है। इन सारे विषयों को लेकर के हम एक वीडियो में सारी बातें कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी जो शंका है इस परीक्षा संबंधी वो नहीं रह जाएगी। तो उससे पहले ये हमारा स्टडी कैपिटल का बैच आ चुका है एमए हिंदी की तैयारी का, तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बहरहाल अपने परीक्षा पर बात करते हैं और सिलेबस पर बात करते हुए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताबें ज़रूरी हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि यूट्यूब का जो पूरा जगत है वह बहुत विविधताओं से भर गया है। कोई नियम तो है नहीं शिक्षक बनने के लिए, और ख़ास तौर पे किसी विषय को आप पढ़ाने लगिए कोई भी पढ़ा सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है। तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति से आप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है या किस तरह की योग्यता वह रखता है, ये बहुत मैटर करता है आपकी तैयारी के लिए। तो हालांकि अपने विषय में बताना थोड़ी सी एक ख़राब आदत है, हमारी संस्कृति में तो बहुत बुरी बात मानी जाती है। अपने विषय में आत्मप्रशंसा करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ख़राब हैं। लेकिन चूँकि बहुत भ्रामक सामग्रियाँ उपलब्ध हैं यूट्यूब जगत पर, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा, थोड़ा परिचय ज़रूरी है। तो जिस परीक्षा की मैं आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ यानी एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक रहा है बीएचयू में, डीयू में, और अभी बहरहाल मैं शोधार्थी हूँ, हिंदी साहित्य से शोध कर रहा हूँ। तो उसमें भी पीएचडी में भी मेरा फर्स्ट रैंक रहा है, और उसके साथ आप परसेंटाइल देख सकते हैं, तो जेआरएफ का परसेंटाइल भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हालांकि ये आत्मप्रशंसा के श्रेणी में आता है, निंदनीय है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि भ्रामक लोग भी इस जगत में बहुत मौजूद हैं। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और सीधे आपके सिलेबस पर आ जाते हैं। जिस सिलेबस को आधार बना करके आपको तैयारी करनी है, यानी ये वो सारे विषय हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और तो फिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सामग्रियाँ अथाह हो चुकी हैं दुनिया में। आप जान लीजिए इन दिनों जो ऑनलाइन का ज़माना बढ़ने से समस्या अभाव की नहीं रह गई है, समस्या चुनाव की रह गई है कि आप ठीक तथ्य तक कैसे पहुंचते हैं, या वो चीज़ें खाली पढ़िए जो परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं। पढ़िए तो बहुत कुछ, लेकिन परीक्षा के समय आप जानते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको परोस दी जाएंगी, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये कोड जो आपके सामने है मौजूद, ये कोड बहुत मैटर करता है, इसे याद रखिए। ये जब आप फॉर्म भरेंगे सीयूईटी का, एमए हिंदी का, तो ये यही वो कोड है जो आपके हिंदी विषय का नेतृत्व करता है। अब बात आई सिलेबस की, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पहला विषय है, और यहाँ से मान के चलिए आप, अच्छा आपको एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ। पहले सीयूईटी में 75 और 25 इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। 75 आपके हिंदी से और 25 जो है वो जीएस या आप फर्स्ट पेपर मान के चलिए, जो भी कहिए उसे, जनरल अवेयरनेस वगैरह, यहाँ से प्रश्न बनते थे। अभी ये 25 नंबर हटा दिए गए हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार, ठीक है। भविष्य में बढ़ जाएं वो बात की बात है। तो अभी आपको सिर्फ 75 प्रश्न हिंदी की तैयारी करनी है, सिर्फ 75 प्रश्न हिंदी के आपसे पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखिए। और उसी के लिए सिलेबस बनाया गया है। तो 3 शुरू के जो सिलेबस के टॉपिक हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, और फिर उसकी तैयारी कैसे की जाए इस विषय पर भी हम आएंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जैसे ही हम हिंदी साहित्य में प्रवेश करते हैं, लंबा इतिहास है, आदिकाल से। आप पहला कवि किसको माने, यहीं से डिबेट शुरू हो जाती है। एक स्वयंभू या जो है सरहपा, इस तरह के, या फिर हम कुछ लोग भक्ति काल से शुरुआत मानते हैं। तो लंबा इतिहास है, 1400 सालों का, कुछ लोग कहते हैं 1000 सालों का। अब इतने लंबे इतिहास को अगर हम पढ़ने चलेंगे तो पहला प्रश्न ये आएगा कि इसे कैसे पढ़ा जाए। अब जाहिर सी बात है 1000 साल का अध्ययन करना है तो ज़रूरी है कि एक ठीक ठिकाने का काल विभाजन होना चाहिए, और हमारे जो हिंदी के विद्वान हैं वह उस काल के विषय में या उसके नामकरण के विषय में अपने मत क्या रखते हैं, इस तरह की बातें भी की जानी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण ये आपका पहला टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, और 5 प्रश्न के करीब यहाँ से आते हैं। तो कैसे तैयारी करनी है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे।
हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण तो हमने पढ़ लिया, यानी कि जैसे किसी चीज़ का मेन्यू होता है, हम कहीं जाते हैं तो कैसे होना है ये तो हम जान चुके हैं, काल विभाजन नामकरण। लेकिन जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक आप ध्यान दें। जैसे पिछले बार के सीवीटी में प्रश्न पूछ लिया गया था कि नकटौरा किसका उपन्यास है, अब 2022 का में प्रकाशित यह उपन्यास है, तो यानी कि आप समझ लें कि 2024 तक अगर आप 7वीं शती से लेकर के 7th सेंचुरी एडी से लेकर के और 2024 तक में जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वह सब आपके प्रश्न पत्र में आ सकती हैं। क्योंकि हमने उदाहरण आपको बताया कि पिछली बार के प्रश्न में 2022 में प्रकाशित एक उपन्यास पूछा गया था, नकटौरा। तो ये बात समझनी होगी कि आदिकाल से आधुनिक काल तक के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों की आपको जानकारी रहनी चाहिए। हालांकि ये बहुत विस्तृत विषय है, तो हम जब अध्ययन करते हैं तो इस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे कवि हुए हैं। सोचिए कि 1000 कवि शुक्ल जी ने रखे, मिश्र बंधुओं ने लगभग 4-5 हज़ार कवियों को रख लिया था, शुक्ल जी फिल्टर करके 1000 कवियों को लेकर के आए। तो क्या 1000 कवि को पढ़ लेना है सबको? तो ऐसा तो करना नहीं है, बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना होगा कि प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, दो पॉइंट्स पर हमने बात कर ली। अब हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, यहाँ से प्रश्न पूछता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीका होता है प्रश्न का। कौन सा उपन्यास किसने लिखा, हिंदी कहानी कौन सी किसने लिखी, हिंदी नाटक निबंध किसका कौन सा है, ये कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है। इससे आपकी बुद्धि बिल्कुल नहीं पता चलती कि आपको कोई समझ है कि नहीं, आप सिर्फ इसमें रटना है, कुछ विशेष नहीं है। लेकिन चूंकि 75 प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न शामिल रहेंगे, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का भी जो रटने की प्रक्रिया है उससे होकर के गुजरें। आगे हम बढ़ेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। इन दिनों परीक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान इस पोर्शन से हो रहे हैं, इन दोनों से, चौथा और 5वां। ये 2 यूनिट छात्रों को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि न इसकी ठीक ठिकाने कोई किताब मिल रही है। कि जैसे अभी मैं वो जो शुरू के 3 यूनिट्स थे, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि फला फला किताब पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं आएगा। लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, यहाँ एक कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि क्या ठीक पढ़े। प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, मतलब 10 से अधिक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, 75 प्रश्नों में से 10 प्रश्न, 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ये बहुत विशेष मायने रखता है हमारे पेपर में। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इन दोनों टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उनका स्कोर बहुत ख़राब हो जाता है। ये एक बात हो गई। अब जनसंचार माध्यमों में हिंदी के भीतर ही, अच्छा, प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में मैं ज़रा सा बताता हुआ चलूँ कि आपको एक आइडिया रहे कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। प्रयोजन मूलक ये जो शब्द है वह फंक्शनल हिंदी, एक हिंदी जो हम साहित्य के रूप में जानते हैं, जो आप जानते हैं कि साहित्य थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी ज़रूर, मतलब आवश्यकता उपयोगी चीज़ों के हिसाब से साहित्य को देखेंगे थोड़ा अलग आपको दिखाई देगा। तो हिंदी के एक ऐसा रूप जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑफिसों में, या आप यूँ समझ लें कि दफ्तर में, इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी में, मीडिया में, अखबार में, हर जगह जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं, जो साहित्य से थोड़ा इतर होती है, वो वहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी का काम वहाँ शुरू हो जाता है। तो ये एक अलग विषय ही है और हिंदी साहित्य से इसका थोड़ा कम संबंध है, और बजाय कामकाजी हिंदी के रूप में। तो हम लोग इस टॉपिक के भीतर समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे दफ्तरों में कोई आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, रेडियो पे कोई बात कर रही है, जनसंचार में हाला किया जाएगा, पर वो भी मूल रूप से आप देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के ही भीतर आएंगी सारी चीज़ें। तो ये हिंदी साहित्य से थोड़ा अलग सी बात होगी। अच्छा, ये हम लोग को बहुत विशेष ज़रूरी है नहीं, मतलब आप यूँ समझ लें सीवीटी से पहले दोनों टॉपिक नहीं होते थे एंट्रेंस एग्जाम में विश्वविद्यालयों के। चूँकि जो संस्थाएं हैं हिंदी के एग्ज़ाम करवाने वाली, वो हिंदी पत्रकारिता वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हिंदी के कई सारे रूप हैं, उन सबको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए करवाना चाहती हैं। इसलिए 2 टॉपिक हमारे साथ जोड़ दिया गया है। हमारे साहित्य से कोई विशेष संबंध इसका है नहीं, और आप हिंदी अकादमी दुनिया में आगे बढ़ेंगे तब भी देखेंगे इसकी बहुत विशेष आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एंट्रेंस के दौरान आपको तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, इन्होंने सिलेबस में दे रखा है। अब चूँकि बिल्कुल नई सी बात आ जाती है, हम ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है इसकी तैयारी में। भारतीय काव्य शास्त्र ये बहुत महत्वपूर्ण
टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और हालांकि बनना तो चाहिए डीप में यहाँ से प्रश्न, लेकिन बहुत साधारण से बनते हैं। शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, मतलब कि कोई जितने भी आप जानते हैं संप्रदाय हैं, अलंकार, रस, वक्रोक्ति, रीति, इस तरह से प्रश्न नहीं बनते। हालांकि पहले परीक्षाओं में बना करते थे, आप नेट जेआरएफ में देखेंगे वहाँ बनते हैं, पर यहाँ बहुत सिंपल सा है, 4 ही टॉपिक आपको दे दिए गए हैं, वहीं से प्रश्न बनेगा। चूँकि 4 ही ऊपर ऊपर से दे दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा गहराई से पूछा जाने लगा है। पिछले 1-2 वर्षों के प्रश्न पत्रों में हमने देखा है, तो इस पर भी विधिवत डिस्कशन हम लोग करेंगे। बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिलेबस का, इसलिए इस पर हम गंभीर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण, तो ये मुझे लगता है कि इस पर बात करना, मुझे लग रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं अपना, तो इस पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका अपमान होगा, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। बिल्कुल संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास, इन सारी चीज़ों पर बात नहीं की जाएगी। हाँ, वाक्य विन्यास और काल थोड़ा सा कम लोग ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है। कोई भी हिंदी की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप किताब उठाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको चारों मिल जाएंगी, तो इस पर बहुत विशेष बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपने सिलेबस देख लिया है और सिलेबस में कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत सरल सिलेबस है, क्या ही है सिलेबस में, 1-2-3 महीने पढ़ लेंगे हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, सिलेबस तो बहुत कठिन है, सारी चीज़ें तो मैंने सुनी ही नहीं है। तो ऐसे हवाई बातें करना उचित नहीं है। हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पिछले इस बार जो CVT 2024 में जो कुछ प्रश्न आए थे वो हम लोग देख लेते हैं। देखें, आपके कवियों की पंक्तियां हैं और आप देख ही रहे हैं ज़्यादातर कवि इसमें भक्तिकाल के हैं, तो भक्तिकाल के कवियों की कुछ पंक्तियां और उनको मिलान करने वाले कवियों से हम क्या रखें। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो अब आप जानते हैं किसकी पंक्ति है, नहीं जान रहे हैं और तो बहुत मुश्किल नहीं है, कबीर की ही पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, या गुरु सुआ जय पंथ का। सारी लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी परस्नातक, आप शायद ग्रेजुएशन में तो मैं नहीं कह सकता, पर मास्टर्स में आप तैयारी कर लेंगे 2-3 महीने, तो आप देखेंगे इन सारी पंक्तियां आपको कंठस्थ हैं। तो ये कुछ मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ पिछले साल के प्रश्नों का। इसके बाद ये एक शब्द, ये जो प्रश्न है वही प्रयोजन मूलक से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे प्रयोजन मूलक का भी हिस्सा एक निर्धारक हिस्सा है आपकी परीक्षा में, कि परिभाषित शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा, ये आप देखेंगे कथन 2 दिए गए हैं और इसमें सत्य कौन सा है, 1 सत्य है, 2 सत्य है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको एक उदाहरण स्वरूप दिखा रहा हूं कि पेपर का स्तर क्या रहता है। उसके बाद काव्यशास्त्र से देखें कि लक्षणा शब्द शक्ति से प्रश्न बन रहे हैं और किस पंक्ति में आपको एक कविता की पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है शब्द शक्ति के विषय में ही पूछा जा रहा है। तो इस तरह से कि भाई अभिकथन सही है कि नहीं, कारण इस तरह के प्रश्न बड़े मुश्किल कर देते हैं। कई बार हम पूरा सिलेबस अध्ययन कर चुके होते हैं, लेकिन परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जाने क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि शायद हमारी प्रैक्टिस नहीं होती अभिकथन की, कारण की। ठीक है, तर्क सही है कि नहीं, सही से व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये तर्क, या अभिकथन गलत है, तर्क सही, इस तरह की कन्फ्यूजन होती है। इसलिए हम लोग जो अपना कोर्स चलाते हैं, हम लोग विशेष रूप से प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं आखिर में, कि भाई प्रैक्टिस जितने ज़्यादा होगी, क्योंकि जानने के बावजूद आप गलत कर दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है इस संबंध में। तो ये भी एक आप देखें कि काव्यशास्त्र से भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जनसंचार के माध्यमों की बात हो रही थी, तो जनसंचार से कैसे प्रश्न आ रहे हैं कि संचार के तत्व क्या है, माध्यम क्या है। हालांकि संचार बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन में आपने चूंकि पढ़ा नहीं होगा जनसंचार और हिंदी का कोई संबंध, तो थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है, यानी अध्ययन करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये तो रही सिलेबस की बात, मैंने आपको सिलेबस बताया कैसा है, इसके साथ मैंने आपको प्रश्न पत्र का स्तर भी दिखाया, प्रश्नों को भी दिखाया कि किस तरह के हैं। अब ज़रूरी है कि हमारा अध्ययन कैसा होना चाहिए, कि कौन सी किताबें हम लोग अपने साथ रखें इस सिलेबस को कवर करने के लिए और जिस स्तर के हमने प्रश्न देखे उसको हल करने के लिए। तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप फ्री कोर्स पढ़ते हैं, मुझसे पेड कोर्स पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता है। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ये किताब होनी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास।
अगर नहीं है तो अगले कुछ दिन में होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी शर्त है। अगर आप हिंदी के साथ अपना कोई भविष्य देख रहे हैं तो आपके पास एक किताब, इसका कोई विकल्प नहीं है, आपके पास एक किताब होनी ही चाहिए। तो ये किताब लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ लोग इस किताब को लेकर के सोचते हैं लाओ मैं पढ़ के ख़त्म कर दूँ। लेते किताब से हमारी क्या आदत होती है, हम कोई उपन्यास उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, 5-6 दिन पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। किताबों को ख़त्म ऐसा नहीं करनी है, इसे सतत पढ़ते रहना है और परीक्षा तक पढ़ते रहना है। इसका मतलब नहीं कि आप ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, कई बार पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए, 4 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। तो पूरी किताब सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, आपके हिंदी में आपके जीवन के लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल गहराई से पढ़ें और कोशिश करें कि पेज दर पेज आपको चीज़ें पता हों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। ये तो किताब खैर शुक्ल जी ने लिखी है और बहुत पहले लिखी है, 1929 की ये किताब है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 के बाद ठीक ठिकाने की जानकारी शुक्ल की किताब में है नहीं, क्योंकि अपनी व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। डॉक्टर नगेंद्र की ये जो किताब है वो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में है, यानी बहुत सारे राइटर्स ने मिलकर के किताब लिखी है। और परीक्षा में देखते हैं हम इस किताब से प्रश्न बनते हैं, इसलिए किताब भी आपके पास हो। ये किताब उतनी आवश्यक नहीं है जितनी हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हम अगर तैयारी ही कर रहे हैं, समय ही दे रहे हैं, तो क्यों ना विधिवत तैयारी करें। ये 2 किताबों की बात हो गई। बात करते हैं ये जो किताब है दृष्टि की, नेट जेआरएफ वाली। इसके विकल्प पर कुछ लोग गोविंद पांडे भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब बेसिकली ध्यान दें ये नेट जेआरएफ के लिए है। हम लोग सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस किताब में से 4 से 5 पॉइंट अपना वही जो शुरू मैंने बताया है कि शुरू के जो 3 टॉपिक हैं और एक काव्यशास्त्र, उस 4 टॉपिक के लिए ही किताब पढ़नी है। ये किताब बहुत विस्तृत है, नेट जेआरएफ के लिए है, तो पूरी नहीं पढ़नी है। एक बात क्लियर रहिएगा कि मोटी सी किताब खरीद लिए, 500 रुपये की किताब खरीद लिए, पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, जानकारी के लिए पढ़िए, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप ये ना करें कि इसको पूरी पढ़ रहे हैं और जो मेन पढ़ना है उसको भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। दूसरी बात ध्यान देंगे, ये कोई किताब नहीं है। जैसे होता क्या है, क्लासेस में जब हम लोग पढ़ा रहते हैं रेगुलर, तो बच्चों को रहता है कि सर इस किताब में, दृष्टि वाली किताब में बड़ा अच्छा लिखा है सर, और शुक्ल वाली किताब में सर उस तरह से समझ नहीं आता। एक बात ध्यान रखिए, कोई किताब नहीं है। हिंदी साहित्य में जो प्रमुख किताबें हैं, मतलब साहित्य के इतिहास की, काव्यशास्त्र की, सबको मिला करके ये नोट्स है बेसिकली। ये कोई किताब नहीं है, ध्यान देंगे आप, ये नोट्स हैं। आप भी हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख किताबों को उठाइए, उससे नोट्स बनाइए और अपना इस तरह की एक किताब पब्लिश करवा लीजिए। तो इस तरह की कोई किताब नहीं है, नोट्स हैं, इसमें फैक्ट्स भरे पड़े हैं। जैसे लूसेंट वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो लूसेंट क्या हिस्ट्री की किताब थोड़ी ना है, लूसेंट की जीके पढ़ते हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके एक नोट्स बना लीजिए। वैसे ही इसकी भी प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे हम। काव्यशास्त्र के लिए अभी तक यही था कि दृष्टि वाली किताब पढ़ लें, उसमें काव्यशास्त्र का जो हिस्सा है और चीज़ें कवर हो जा रही थी। पर देखने में ये आ रहा है इन दिनों कि प्रश्न पत्र थोड़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 5 ज़्यादा टॉपिक है नहीं पूछने के लिए, तो काव्यशास्त्र में थोड़ा सा गहराई से कर दे रहे हैं। तो आप काव्यशास्त्र के लिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र की तरफ जा सकते हैं, बढ़िया किताब है। और आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे पेड कोर्स में, तो आपको फिक्र ही नहीं करनी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी, जनसंचार एवं हिंदी। जी देखिए, मैंने किसी किताब का कोई कवर पेज नहीं लगाया है, मैंने सिंपल सा टॉपिक ये लिख दिया है, प्रयोजन मूलक हिंदी, क्योंकि इस नाम से सैकड़ों किताबें उपलब्ध हैं। किसी पीडीएफ फॉर्म में कोई भी किताब, रैंडम कोई किताब आप डाउनलोड कर लेंगे तो भी ठीक किताब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है। तो कोई किताब आप डाउनलोड करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए दोनों। तो किताबों की बात, और इसमें कोई वो नहीं है, आप अगर बहुत अच्छे अध्येता हैं और इन सारी किताबों को उठाते हैं और अध्ययन करते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ी सी तैयारी को लेकर के, आप जानते हैं कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, प्रश्न पत्रों का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, या बढ़ नहीं रहा है तो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आ जाते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा जाएंगे आप सोच नहीं सकते कि यही ऑप्शन है, या अगर प्रैक्टिस आपने नहीं कर रखी है तो ये सारी जितनी चिंताएं हैं, अगर वो सारी चिंताएं मुझे देना चाहते हैं अपने हिस्से की, थोड़े बेफिक्र होना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स जो कि कर्तव्य बैच के नाम से स्टडी कैपिटल का, ये मैं हिंदी की तैयारी का, वो ज्वाइन कर सकते हैं।
अब चूंकि ये इस कोर्स में मैं ही आपके साथ रहूँगा, तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा था वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हो जाएंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कब करने हैं, कब से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आप कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या, सारी जिम्मेदारी वो खुद ब खुद मेरी। तो अगर आप इस सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं और सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, बस मेहनत करके रिजल्ट देखना चाहते हैं अपना पॉजिटिव, तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं मेरे साथ और पूरा संपूर्ण आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। सारी कुछ फीचर्स इसके लिखे हुए हैं। ऐसा लाइव क्लासेस चलेंगी, बहुत ज़रूरी हैं ये। स्टडी कैपिटल की जो विशेषता है वो ये है, ऐसा नहीं कि वो किसी 10 साल पहले किसी ने कोर्स रिकॉर्ड कर दिया है और वही आपको वीडियोस दे दिए जाते हैं डाउनलोड, ऐसा नहीं होता यहाँ। नियमित कक्षाएं चलेंगी, रोज़ाना आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हमारी रहेगी, आप और मैं संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, आप भी कुछ बोलेंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो तत्काल दूर की जाएगी, आप भी कुछ बोलेंगे, मैं भी कुछ बोलूँगा, और ये परस्पर जो संवाद की कक्षाएँ हैं वो बहुत यादगार कक्षाएँ होती हैं। और विधिवत, चूँकि मैं जानता हूँ कि देश में हिंदी पढ़ाए जाने वाले बहुत कम संस्थान हैं जो ठीक से पढ़ा रहे हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी जो कॉलेजेस वगैरह होंगे आपके, मैं जानता हूँ उसकी वहाँ पे हिंदी की क्या स्थिति होगी, तो उस तरह की कक्षाएं आपको मिल नहीं पाई होंगी। इसमें आपका दोष नहीं है, अगर आपकी अभी तक तैयारी ठीक नहीं हुई है तो इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं, व्यवस्था का दोष है। तो उस दोष पर दोष ना मढ़ते हुए अगर हम अपनी विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। लाइव क्लासेस मैंने आपको बताई कि हम और आप परस्पर संवाद करेंगे, इस सारे विषयों से जूझेंगे और प्रश्न पत्र हम प्रैक्टिस भी करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। आखिर के समय तो प्रैक्टिस कक्षाएं ही चलती हैं। फिर स्टडी मटेरियल, जाहिर सी बात है कि आपको मैं जो जिन चीज़ों के माध्यम से पढ़ाऊँगा उस पर आपका अधिकार होगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए अगर मैं चीज़ें तैयार कर रहा हूँ तो वो आपकी हैं। तो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर PYQs जिसकी मैं बात कर रहा था, MCQs, किसी टॉपिक को हमने पढ़ाया तो उस पर हम जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते कैसे माना जाएगा कि प्रमाण क्या है कि आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, तो ये PYQs भी आपको मिलेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण, जो स्टडी कैपिटल का अपना विशेष फीचर है। हम क्या करते हैं कि तैयारी कई बार कहीं और कर रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज़ कहीं और लेने जाते हैं, ये इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं सामना करना पड़ेगा। तो ये जो लोग कोर्स में जुड़ते हैं, वो जो कोर्स में नहीं जुड़े हैं उनको तो हम टेस्ट सीरीज़, भाई उनके पैसे तो पड़ेंगे ही, या उनको जो भी उनकी जो व्यवस्था हो अपनी, उससे बहुत विशेष नहीं। लेकिन आप जो हमारे लिए विशेष हैं, जिन्होंने अपना समय हमारे साथ 4-5 महीने आपने खर्च किए हैं, उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। फिर स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, तो ये मुझे नहीं लगा कहने की ज़रूरत है, मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ जो कि पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ मौजूद रहूँगा। तो अब अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो आप देखें कि कोर्स प्राइस की कीमत तो है 4,999 रुपये, लेकिन चूँकि अभी हम लोग इस कोर्स को शुरू कर चुके हैं बिल्कुल, तो आपके लिए ये ऑफर प्राइस पर 3,999 रुपये का है। अब रुपये 3,999 तो बहुत बेसिक सी कीमत है। आप जानते हैं कि आप अगर सर्च कर रहे होंगे या गूगल करके देख सकते हैं, तमाम बड़े संस्थानों में जा कर के देख सकते हैं कि कितनी कीमत आपको देनी पड़ रही है, लेकिन और कितने ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि आप कितने पैसे खर्च कर लें, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछले साल के हम लोग अपने परफॉर्मेंस बात करते हैं, क्योंकि ऐसे हवाई बात करना उचित नहीं है कि फला कोर्स ले रखा है, फला कोर्स ले लीजिए, सिलेबस क्या होगा, पेपर क्या होगा, नहीं, कुछ हमारे पास प्रमाण भी होने चाहिए कि हमारे छात्र कितने प्रसन्न होते हैं। तो देखिए JNU का इस बार का रिजल्ट 2024 का रहा। बच्चे जो है मतलब अब जब उनका हो जाता है जहाँ उन्होंने चाह रखी है तो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत यही चाहूँगा कि यहाँ पर अगला जो स्क्रीनशॉट हो वो आपका हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम विधिवत तैयारी करें। तो ये JNU के रिज़ल्ट की बात रही। और इस तरह से आप देखें कि DU का, जामिया का, तो कई तरह से, और BHU तो गढ़ ही है अपना। तो BHU का मैं यहाँ आप देखें कि BHU को मैंने बहुत विशेष यहाँ नहीं रखा है, ठीक है, ये बात समझिए, क्योंकि BHU में तो अधिकतम बच्चे जो है वो चले आते हैं हमारे ही बैच के। तो इसलिए और ये सारी बातें मैंने इस पूरे विषय में की। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, हालांकि मैंने आपको तैयारी के एक अपनी सेल्फ स्टडी के भी तरीके अपने बताए हैं, सारी किताबें, पेपर का स्तर कैसे तैयारी करें। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और कक्षाएं चूँकि शुरू
शुरू हो चुकी हैं, ये समझ लीजिए शुरू हो चुकी हैं बिल्कुल, कुछ बस 2-3 दिन में। तो इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और हम लोग विधिवत तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से सफलता तो निश्चित है, मेहनत करने के ऊपर का सारा खेल है, प्लस मैं आपके साथ रहूँगा ही। तो हम लोग अपने जो जिस जगह हम लोग पढ़ना चाहते हैं वहाँ हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वीडियोस के साथ मैं इसी चैनल पर आपको मिलता भी रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो है उसके बाद मैं आऊँगा नहीं, आपकी तैयारी दुरुस्त होती जाएगी। मैं यहाँ आपसे इंटरेक्शन भी मेरा रहेगा, और पेड कोर्सेज में तो हम लोग रोज़ाना जुड़ेंगे। तो हम लोग सीधे मिलते हैं अपने पेड कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।